ठीक है। चलिए आज देखते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के परिचय में, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द नेशन ऑफ फादर, यानी हमारे देश के राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी के जीवन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बात करते हैं इनके परिचय के बारे में। तो सबसे पहले इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म के बारे में, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर। गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक जिला में 2 अक्टूबर 1869 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। इसी दिन पूरे विश्व में अहिंसा दिवस, कौन दिवस? अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस के यानी पूरे विश्व में और भारत में भी इसी 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस, यानी नॉन वायलेंस डे के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, जो पूरे विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और भारत स्तर पर भी इनका जन्म क्या मनाता है? अहिंसा दिवस के रूप में। अब बात करते हैं इनके फैमिली परिचय के बारे में, यानी पारिवारिक, ठीक है, पारिवारिक संबंध के बारे में इनका बात करते हैं। जैसे बात करते हैं इनके पिताजी के नाम, ठीक है। इनके जगह नहीं है, इनके पिताजी के नाम। इनके पिता का नाम जो था करमचंद गांधी था। क्या था? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी था। क्या था? करमचंद गांधी, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। नेक्स्ट आता है माता का नाम। इनके माता का जो नाम था वह था पुतली बाई। क्या था? पुतली बाई। पुतली बाई था। क्या था? पुतली बाई। अब बात करते हैं इनके पिता का नाम जो था करमचंद गांधी, इनकी माता का जो नाम था पुतली बाई था, और इनके पत्नी का नाम जो था क्या था? इनके पत्नी का नाम जो था कस्तूरबा गांधी था। क्या था इनके पत्नी का नाम? इनकी पत्नी का नाम जो था कस्तूरबा गांधी था। इनके पत्नी का नाम जो था कस्तूरबा गांधी था। अब बात करते हैं इनके पुत्र के बारे में, ठीक है। महात्मा गांधी के जो थे 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। एक पुत्र, सबसे बड़े पुत्र का नाम जो था हीरालाल था। क्या था? हीरालाल, यानी इनके बड़े पुत्र का नाम जो था हीरालाल था, ठीक है। दूसरे पुत्र का नाम था मणिलाल। क्या था? मणिलाल था। और तीसरे इनका पुत्र का जो नाम था वो था देवदास। क्या था? देवदास। और इनके चौथे जो पुत्र थे, महात्मा गांधी के चौथे पुत्र थे, उनका नाम था रामदास। क्या था? रामदास। यानी इनके पुत्र कितने थे? 4। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। इनके माता का नाम था पुतली बाई, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब इनके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1888 में सबसे पहले 19 वर्ष की उम्र में कहाँ वकालत की पढ़ाई करें, ठीक है। कहाँ? वकालत की पढ़ाई के लिए इन्होंने 1888 में, कब? 1888 में इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? 1888 में महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। ये जब इंग्लैंड गए थे उस समय इनका उम्र जो था 19 ईयर के थे। कितने साल के थे? 19 साल के थे। जब महात्मा गांधी 1888 में इंग्लैंड वकालत की पढ़ाई करने गए थे, तब इनका उम्र कितना था? 19 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? यानी 19 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड में चले गए थे। उसके बाद बात करते हैं 1888 के बाद जब ये लौटे तो फिर अफ्रीका गए। कहाँ गए थे? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका 1893 में, ठीक है। 1893 में एक केस के सिलसिले में कहाँ गए? तो वकालत करने के लिए सबसे पहले कहाँ गए?
दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? 18 कब गए थे? 1893 को। अब 21 साल बाद, ठीक है, 21 वर्ष बाद, 21 वर्ष बाद ये भारत में लौटे, ठीक है। यानी भारत में जो लौटे थे 9 जनवरी को, या कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को ये भारत में क्या हुए थे? भारत में वापस आए थे। पहला बार सबसे पहले इंग्लैंड में 1888 में गए थे, और फिर वो किसी केस के सिलसिले में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। और उसके बाद 21 वर्ष वहाँ पे रहने के बाद, ठीक है, लगभग 21 वर्ष रहने के बाद ये भारत में कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। अब देखिए, ये जिस दिन लौटे थे उस दिन भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब मनाता है? प्रवासी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, ठीक है। 9 जनवरी को पूरे भारत में किस रूप में मनाया जाता है? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद इनका 1516 के बाद, 1516 में, ठीक है, कब? सॉरी, 1516 में नहीं, 1916 में। 1916 में जो हुआ था लखनऊ समझौता हुआ था। क्या हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ। क्या हुआ था? 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था, तो चंपारण के एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जब 1915 में जब भारत लौटे, अब भारत के इतिहास में सबसे पहले ये जो घटना घटा था वो लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता में महात्मा गांधी गए थे। उसी में एक चंपारण के व्यक्ति राजकुमार शुक्ल, कौन थे? राजकुमार शुक्ल, जो एक किसान थे। क्या थे? किसान थे। इन्होंने लखनऊ समझौते में पहुंचकर महात्मा गांधी को चंपारण में आने के लिए कहा, और महात्मा गांधी को चंपारण में आने के लिए कहा, ठीक है। और बोले कि यहाँ पे चंपारण में अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही अत्याचार किया जा रहा है, ठीक है, शोषित किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। यानी अंग्रेजों ने यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली लागू किया था। कहाँ? 3 कठिया। यानी चंपारण में अंग्रेजों के द्वारा 3 कठिया प्रणाली लागू कर दिया गया था। इसका मतलब होता है 20/3, यानी 1 बीघा में लगभग 20 काठा में 3 काठा नील की खेती करनी होती थी। जिसे नील की खेती से करने से क्या होता है? मिट्टी की उर्वरक शक्ति का होता है समाप्त हो जाता है और फसल अच्छे से नहीं हो पाता है। इसी के विरोध करने के लिए चंपारण के राजकुमार शुक्ल 1916 में लखनऊ समझौते में महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किए। कहाँ किए? आमंत्रित किए। तो महात्मा गांधी 16 में तो नहीं आए, लेकिन 1 साल बाद 1917 में, कब? 1917 में वो कहाँ आते हैं? पहला बार बिहार में। और बिहार में कहाँ? चंपारण में। और बिहार में चंपारण में आके अपने जीवन नहीं, भारत में सबसे पहला सत्याग्रह चलाते हैं। सत्याग्रह कहाँ चलाए थे? सबसे पहले चंपारण से अपना आंदोलन क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं, ठीक है। बात करते हैं राजकुमार शुक्ल कहाँ के थे? चंपारण के। इन्होंने लखनऊ समझौते में महात्मा गांधी को देखा था और आमंत्रित किया कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ चंपारण के लोगों पर 3 कठिया प्रणाली के तहत 20 काठा में 3 काठा खेत नील की खेती करवाई जा रही है, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति कहाँ हो रही है? खराब हो जा रही है, जिससे फसल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं मिट्टी की उर्वरता शक्ति। क्या? मिट्टी की उर्वरता शक्ति नील की खेती से कहाँ जाती है? समाप्त हो जाती है, ठीक है। और दलहनी पौधे से, ठीक है, दलहनी फसलों की खेती करने से मिट्टी की उर्वरता शक्ति कहाँ जाती है? बनी रहती है। यानी मिट्टी में उर्वरता शक्ति क्या होती है? दलहनी फसलों की खेती करने से मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहती है, और नील की खेती करने से मिट्टी की उर्वरता शक्ति खराब हो जाती है, यानी ये बंजर पड़ जाती है। और दलहनी फसलों की खेती करने से मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहती है। इसमें होता है, कारण इसका क्या होता है कि जब बारिश होता है, ठीक है, बारिश होता है तो ये नाइट्रोजनीकरण विधि को बनाए रखता है। इसके जड़ों में
जलानी पौधों के जड़ में, ठीक है, जलानी पौधों के जड़ों में राइबोजोबियम नामक जीवाणु रहता है। क्या रहता है? राइबोजोबियम, यहाँ पे जगह नहीं लिख दिया है, राइबोजोबियम नामक क्या है जीवाणु रहता है। जब बारिश होता है तो बारिश के पानी के द्वारा जो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% जो है, 78% वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। वो बारिश के साथ बारिश जब होती है तो उसमें उसका कुछ अंश चलाता है। वहीं दलहनी पौधों में रहने वाले जीवाणु राइबोजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके रखते हैं, अपने जड़ों में बनाए रखते हैं। इसलिए मिट्टी की उर्वरता शक्ति दलहनी पौधों से बढ़ती है और नील की खेती करने से क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के प्रबंधक नामक जिला में हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। इसी दिन हम लोग पूरे भारत और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाते हैं, अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके पिता का नाम जो था करमचंद गांधी था और माता का जो नाम था पुतली भाई था। क्या था? पुतली भाई। और इनके पत्नी के नाम जो था कस्तूरबा गांधी था। ठीक है, बात करते हैं इनके पुत्र के, तो इनके पुत्र जो थे 4 थे। पहला सबसे बड़े पुत्र का नाम जो था हीरालाल था, दूसरे पुत्र का नाम मणिलाल, तीसरे पुत्र का था देवदास और चौथे पुत्र का जो था रामदास था। ठीक है, बात करते हैं इन सबसे पहले भारत छोड़ के गए थे 1888 में इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद इन्होंने 21 के सिलसिले में लगभग 22-21 वर्षों तक कहाँ रहे? विदेश में रहे, यानी अफ्रीका में रहे। 1893 में कहाँ गए? या अफ्रीका गए किसी केस के सिलसिले में लड़ने के लिए। और 21 वर्ष बाद, लगभग 21 वर्ष बाद भारत में, ठीक है, कब? भारत में 9 जनवरी 1915 को यह लौटे। 1993 में गए थे और 22 साल रहने के बाद 9 जनवरी 1950 को कहाँ लौटे? भारत में। ये जब 9 जनवरी को लौटे थे तो 9 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाता है? प्रवासी दिवस। और जब इनका जन्म हुआ था अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं इनका मृत्यु के बारे में। किनके बारे में? मृत्यु के बारे में। इनका मृत्यु जो हुआ था 30 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, 30 जनवरी 1950 को कब हुआ था? 30 जनवरी 1950 को क्या हुआ था जन्म? 30 जनवरी को पूरे भारत में किस रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में। यानी जब इनका जन्म हुआ था तो उसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जब इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी को तो क्या किस रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग टॉपिक देखेंगे लोग। ठीक है, महात्मा गांधी। इनका बचपन का नाम जो था, इनका बचपन नाम यानी चाइल्डहुड नाम जो था इनका जो नाम था मोहनदास करमचंद गांधी का। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था, यानी गांधी जी का। ठीक है, गांधी जी का बचपन का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। और महात्मा गांधी के गुरु का जो नाम था, ठीक है, इनका गुरु का जो नाम था वो था, इनके गुरु का जो नाम था रामकृष्ण गोखले था। क्या था? रामकृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण गोखले था। ठीक है, और बात करते हैं महात्मा, इनका जो नाम था वो तो था करमचंद गांधी। का था? मोहन। बचपन का इनका नाम था मोहन था। ठीक है, और बात करते हैं गांधी जी को। ठीक है, गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। वहीं जो हमारे भारत के राष्ट्रीय गान का रचनाकार है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन है, उसी के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। वे भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति है, एशिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज जो क्या किया था? जीता था। ठीक है, तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका बचपन का नाम था और इनके गुरु का नाम जो था रामकृष्ण गोखले था। ठीक है, रामकृष्ण गोखले था। और गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या बापू किसने कहा था?
तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और राष्ट्रपिता कह सकते हैं या बापू कह सकते हैं। इसका आंसर हम लोग बता सकते हैं। इसका आंसर कहाँ रहेगा? इसका आंसर जो होगा सुभाष चंद्र बोस। यानी सबसे पहले सिंगापुर में रेडियो टेलीफोन के माध्यम से उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता को ही बापू कहा जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? तो सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस कहा था। ठीक है, क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस। सिंगापुर में रेडियो प्रसारण के द्वारा उन्होंने रेडियो पर कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। और गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो नोबेल प्राइज विजेता, भारत के प्रथम नोबेल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट वीडियो में महात्मा गांधी से जुड़े और कुछ क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।